नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दुग्ने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे खर्चों के बारे में जो आप सभी को बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए यदि आपकी उम्र है 15 से लेकर 30 साल, क्योंकि यही वो एज है और यही वो खर्चे हैं जो तय करेंगे आपका भविष्य और बताएंगे कि आगे आप अमीर बनने जा रहे हैं या फिर गरीब ही रहने वाले हैं। जब आप यंग होते हैं तो आपका बहुत ज्यादा मन करता है लोगों को अपनी चीजें दिखाने का। आपका मन करता है कि आप उन्हें खुल के बताएं कि आपने ये खरीदा है, आपके पास ये चीजें हैं जो उनके पास नहीं है और जिसकी वजह से आप उनसे अलग हैं। कुल मिलाकर आप उन्हें अपने आप से अलग दिखाना चाहते हैं, इसलिए कुछ ऐसी चीजें परचेस कर लेते हैं जिसकी जरूरत आपको अभी नहीं है या जो बहुत काम की आपके लिए अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में ये तय करेंगी कि आप अमीर बनने वाले हैं या फिर आप नॉर्मल रहने वाले हैं। तो आपको इन 5 खर्चों के बारे में जानना है, उन्हें बचाना है और उन पैसों का क्या करना है, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं, जिससे आप अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहले खर्चे के बारे में। थोड़े दिन पहले मैं एक लाइव सेशन ले रहा था और उसमें मैंने बच्चों से पूछा कि आप सभी को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत ज्यादा पसंद है जिसे आप खरीदना चाहते हैं, और सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था आईफोन। आजकल हर बच्चे का ये ड्रीम है कि उसके पास एक आईफोन हो और वो इस आईफोन को लोगों को दिखा सके कि मेरे पास आईफोन है और मैं भी एक अच्छे स्टेटस वाला व्यक्ति हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने के लिए आजकल बच्चे आईफोन की डिमांड करते हैं अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, और उसे खरीदना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहला खर्चा जो आपको अभी इसी वक्त रोकना चाहिए और वो ये है कि आपको महंगे फोन खरीदने से बचना चाहिए यदि आप 15 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में हैं। ये सलाह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लखपति है, करोड़पति है या बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि ये सलाह उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो 15 से लेकर 30 साल तक की एज के हैं और जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। किसी भी महंगे फोन या फिर किसी भी महंगे गैजेट को खरीदने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि इस गैजेट का आपकी लाइफ में इस्तेमाल क्या होने वाला है या आप इस गैजेट से करने क्या वाले हैं। अब मान लीजिए कि एक लड़का है और उसे आईफोन खरीदना ही है। अब यहाँ पर आईफोन खरीदने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि उस लड़के को अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में सिर्फ और सिर्फ दिखाना है कि मेरे पास भी आईफोन है, और उसके बाद वो सिर्फ उस फोन से बातें ही करेगा और कोई काम नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो लड़का कोई क्रिएटर हो, वो कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएट करता हो या फिर कोई क्लासेस लेता हो और उसके लिए उसे आईफोन की जरूरत है। अब मान के चलते हैं कि ये 2 कंडीशन है। पहले में सिर्फ उस लड़के को दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है, बाकी सिर्फ वो उस फोन से बातें करने वाला है और कोई काम नहीं करने वाला है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि वो लड़का उस फोन से कंटेंट क्रिएट करने वाला है जिसे वो अपलोड करेगा और उसकी वजह से वो अपनी लाइफ को इंप्रूव करेगा। तो दूसरी कंडीशन वाला व्यक्ति महंगे गैजेट्स में जरूर इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यदि आपकी कंडीशन पहले नंबर की है कि सिर्फ आप दिखाना चाहते हैं, सिर्फ आप अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये खर्चा बिल्कुल ही गलत है। आप इस बात को इस प्रकार से समझिए कि यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपको फोन पर सिर्फ बातें करना है, उसके अलावा फोन का आपके पास कोई काम नहीं है, आप उस फोन से कुछ और नहीं करने वाले हैं। अब मानकर चलिए कि लेटेस्ट आईफोन की कीमत आज 1 लाख रुपए है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको 20,000 रुपए तक का कोई फोन खरीदना चाहिए और अपने 80,000 रुपए आपको सेव करना चाहिए। आपको थोड़ी देर के लिए जरूर लगेगा कि अभी हमारे शौक करने की उम्र है, दिखाने की उम्र है, तो हम ये क्यों ना करें, लेकिन इसका फायदा आपको भविष्य में बहुत ज्यादा मिलने वाला है, जो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। तो सबसे पहला खर्चा जो आपको आज से ही रोकना है वो है महंगे गैजेट्स में खर्चा करना, जहां पर उसकी कोई जरूरत आपकी लाइफ में नहीं है। यदि जरूरत है तो आप बिल्कुल खर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतना खर्चा आप तभी करें जब उस खर्चे से आपको उससे ज्यादा आउटपुट मिल रहा हो। दूसरा खर्चा वो खर्चा है जो सिर्फ यंग लोग नहीं बचाएंगे बल्कि बड़े लोग भी बचा सकते हैं, और वो खर्चा है मॉल से सामान खरीदने का खर्चा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप मॉल जाते हैं किसी सामान को खरीदने, लेकिन वो सामान तो नहीं लाते हैं, उसकी जगह बहुत सारा और सामान ले आते हैं, या फिर वो सामान भी लाते हैं और उसके साथ ही साथ आप बहुत सारी और भी चीजें लेकर आ जाते हैं। ये सारे के सारे बड़े स्टोर्स की, बड़े मॉल्स की प्लानिंग होती है कि आप खरीदने कुछ आते हैं और उसके साथ साथ खरीदकर कुछ और भी ले जाते हैं। इससे उनकी सेलिंग बढ़ती है और उनका प्रॉफिट बढ़ता है। याद करिए, पहले जब आप किसी शॉप पर सामान खरीदने के लिए जाते थे तो सिर्फ वही सामान लेकर आते थे जो आपको खरीदना होता था, क्योंकि उस सामान तक आप हाथ नहीं पहुंचा सकते थे, उस सामान तक आपकी अप्रोच नहीं होती थी, क्योंकि वो शॉप होती थी। वहां पर एक दुकानदार होता था जो आपको बारी बारी करके एक एक सामान निकाल कर देता था। लेकिन जब आप मॉल जाते हैं तो हर सामान तक आपके हाथों की अप्रोच होती है। आप जिस भी सामान को चाहे छूकर देख सकते हैं, उठा सकते हैं, उसकी खुशबू ले सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। और यही है स्ट्रेटेजी मॉल्स की, बिग बाजार की या फिर रिलायंस मॉल की,
कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदकर अपने घर ले जाएं ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। इस खर्चे को बचाने के लिए आप बहुत ही सिंपल सा काम कर सकते हैं। पहला तो यदि आपको छोटा मोटा सामान खरीदना है तो आप लोकल की पास की शॉप से खरीद सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका यह है कि यदि आप मॉल जा ही रहे हैं, बड़े स्टोर जा ही रहे हैं, तो अपने साथ एक लिस्ट बनाकर लेकर जाएं कि आपको सिर्फ ये सामान खरीद कर लाना है। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मॉल जाने के बाद आपको मिलता है फ्री का लालच या फिर एक के साथ एक चीज मिलने का लालच, और इस लालच के चक्कर में आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और फिर आप वो खरीदारी भी करते हैं, उन चीजों को भी खरीदते हैं जिसे खरीदने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यदि आप अपने खर्चों को हर महीने मेंटेन करते हैं तो आप अपने पिछले खर्चे उठाकर देख लीजिएगा और अब इस तरीके का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपके खर्चे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, जहां से आपकी एक बहुत बड़ी सेविंग होना शुरू हो जाएगी। तीसरा खर्चा जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है और हर युवा और हर बड़ा व्यक्ति भी इस खर्चे को जरूर कर रहा है, और वहां से भी आप अच्छी खासी सेविंग को कर सकते हैं और उस पैसे को सही जगह पर लगा सकते हैं, और वो है ऐप इंस्टॉलेशन का खर्चा या फिर सब्सक्रिप्शन लेने का खर्चा। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और इनके जैसे बहुत सारे एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप मंथली या फिर ईयरली रिचार्ज करवाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। आप उस समय एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप दूसरे प्लेटफॉर्म का रिचार्ज करवा लेते हैं, फिर तीसरे का और फिर चौथे का, और आपके पास एक समय ऐसा होता है जब सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप फिर व्यस्त हो जाते हैं और आप उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब सोच कर देखिए कि वो पैसा आपका काम का नहीं है, वो पैसा वेस्ट जा रहा है। आजकल हर चीज के अलग रिचार्ज करवाना पड़ता है। यदि आपको मूवी देखना है तो उसके लिए अलग रिचार्ज करवाइए, यदि आपको गाना सुनना है तो उसके लिए अलग रिचार्ज करवाइए, यदि आपको किताबें पढ़ना है तो उसके लिए अलग रिचार्ज करवाइए। हर चीज के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है जिसमें आपको रिचार्ज करवाना है और आपके पैसे वहां पर खर्च हो रहे हैं। लेकिन यदि आपकी एज 15 से लेकर 30 साल तक है तो आप इन खर्चों को बचा सकते हैं और एंटरटेनमेंट के दूसरे फ्री सोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आपकी सेविंग भी हो जाएगी। जितने भी एंटरटेनमेंट वाले प्लेटफॉर्म होते हैं वो भी फ्री का लालच देकर आपको अपना सब्सक्राइबर बनाते हैं। पहले ये कहते हैं कि आप इनके प्लेटफॉर्म को 1 महीने के लिए पूरा फ्री यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर डालना होगा। जैसे ही 1 महीना होगा वो आपका पैसा काट लेंगे। अब आप सोचते हैं कि 1 महीना होने से पहले ही मैं अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वहां से हटा लूंगा, लेकिन आप भूल जाते हैं और वो पैसा आपका कट जाता है। जब कट जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं 1 महीने और इसको इस्तेमाल कर लेता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिर आप उसके आदी हो जाते हैं और आप बार बार रिचार्ज करवाते रहते हैं। तो इस ह्यूमन साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझिए कि किस प्रकार से आप इनके चक्कर में आ जाते हैं और आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। तो आप इन चक्करों से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। चौथा खर्चा जो हर युवा को करना पसंद है, जब भी कोई युवा पैसे कमाना शुरू करता है तो उसका पहला ड्रीम होता है कि मेरे पास अच्छा फोन हो और दूसरा ड्रीम होता है कि मेरे पास एक अच्छी कार हो। तो कई लोग जब पैसे कमाना शुरू करते हैं तो वो एक नई कार लेते हैं और एक अच्छी कार लेते हैं और एक महंगी कार लेते हैं ताकि वो अपनी सोसाइटी को बता पाए कि अब वो पैसा कमा रहे हैं, अब वो अमीर हो चुके हैं, और सिर्फ दिखाने के लिए वो एक ऐसी कार खरीदते हैं जो उनके बजट से बिल्कुल बाहर होती है और जिसके लिए फिर वो लोन लेते हैं। अब फिर होता यह है कि उस लोन को भरने के चक्कर में उनकी आधी से ज्यादा सैलरी चली जाती है और उनके पास सेविंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो जैसे थे वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को आदत होती है एक चीज लोन पर खरीदने के बाद दूसरी चीज खरीदना, दूसरी चीज को खरीदने के बाद तीसरी खरीदना, और ऐसे ही उनका पूरा जीवन लोन भरते भरते ही बीत जाता है। जबकि एक स्मार्ट सोच का व्यक्ति ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि जब तक मैं बिना कार के काम चला सकता हूं मैं चलाऊंगा, यदि कार की जरूरत पड़ती भी है तो मैं एक ऐसी अफोर्डेबल कार खरीदूंगा जिससे अभी मेरा काम चल जाए, और बचे हुए पैसे को वो सही जगह पर इन्वेस्ट करेगा जिससे उसे और ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यहां पर मैं आपको 2 व्यक्तियों के एग्जांपल देकर समझाता हूं, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक प्रकार का व्यक्ति वो होता है जिसके पास 1-2 करोड़ रुपए है और वो कार खरीदना चाहता है। वो भी कार खरीदेगा और वो भी लोन लेगा, लेकिन वो सिर्फ लोन लेगा दिखाने के लिए, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। वो सिर्फ दिखाने के लिए लोन ले रहा है। लेकिन आजकल के यूथ इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने भी तो इतनी बड़ी कार ली है लोन पर, तो मैं भी ले सकता हूं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं कि उनके पास पहले से 1-2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रखा हुआ है। वो उस लोन को बहुत ही आसानी से पे कर सकते हैं, और वो लोग लोन ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स को भी दिखाना है और इसीलिए वो लोग ये लोन ले रहे हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी सैलरी है अभी 30-40 हजार रुपए और वो लेता है 20 लाख की कार। अभी मान लीजिए कि उसके पास 5 लाख की भी सेविंग नहीं है और वो एक 20 लाख की कार को परचेज कर लेता है। आप सोच कर देखिए कि उसका क्या होगा। और ऐसे लोगों की आधे से ज्यादा कमाई सिर्फ और सिर्फ लोन में चली जाएगी।
और वो कभी भी अपनी अच्छी सेविंग नहीं कर पाएंगे, अच्छे रिटर्न्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। तो भविष्य में जब भी आप कार खरीदने के बारे में सोचेंगे या फिर अभी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा और उसी के बाद डिसीजन लीजिएगा। और लास्ट खर्चा वो खर्चा है जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति का एक ड्रीम होता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा घर हो, मेरे पास एक बंगला हो, और उसके लिए वो जी जान से मेहनत करता है। एक अच्छा और बड़ा घर खरीदने का हर व्यक्ति का ड्रीम होता है। लेकिन फिर से उसी बात को ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप खुद का घर बनाइए, खुद का घर खरीदिए। लेकिन मान लीजिए कि अभी आपके पास उतनी इनकम नहीं है या फिर उतनी सेविंग आपके पास नहीं है कि खुद से आप उस घर को खरीद ले, तो उससे अच्छा होगा रेंट पर रहना। क्योंकि मान लीजिए यदि आपकी सैलरी 50-60 हजार है और आप एक 50-60 लाख का घर खरीदते हैं तो आपको उस लोन को चुकाने में सालों लग जाएंगे और आप कोई और काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छी प्लानिंग ये होगी कि आप अपने पैसे को सेव करके एक अच्छे रेंट के मकान में रहिए और उसके बाद जब आपके पास इतनी पर्याप्त सेविंग हो जाए कि आप खुद का घर खरीद सकते हैं, उस समय उस घर को खरीदिए ताकि आपके ऊपर लोन का बोझ बिल्कुल ना आए। अब इन 5 खर्चों की जितनी भी सेविंग बचती है उसका आपको करना क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप पैसे को सेव करके रखते हैं और सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो भी उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको उस पैसे को सेव करना है और सही जगह पर इन्वेस्ट करना है ताकि आपको उस पैसे से बेहतर रिटर्न मिल सके। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें पैसा तो बचाना आता है, वो बहुत ज्यादा पैसा बचा लेते हैं लेकिन उस पैसे को वो अपने पास ही रखकर रखते हैं, वो उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिससे वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास आज 1 लाख रुपए रखा है, वही 1 लाख रुपए यदि 10 साल के लिए आपके पास ही रखा होगा तो उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं होगी, उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे उसकी वैल्यू कैसे घट जाएगी, वो तो 1 ही लाख रुपए है। लेकिन आप इस बात को सोचकर देखिए कि अगले 10 साल में महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज 1 लाख रुपए में जो चीज आप खरीद सकते हैं उस समय 1 लाख रुपए में आप वो चीज को नहीं खरीद पाएंगे। इसका मतलब होता है कि पैसे का वैल्यू आज के हिसाब से कम हो जाएगा। लेकिन सोचकर देखिए कि यदि उसी 1 लाख रुपए का आज आप सोना खरीदते हैं और 10 साल के बाद सोने का भाव बढ़ जाता है और जब 10 साल के बाद आप उस सोने को बेचेंगे तो आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। उस समय सोने का भाव जो भी होगा उस हिसाब से आपको वो पैसा मिलेगा और वो ज्यादा ही मिलेगा। तो अब आपके पैसे की वैल्यू यहाँ पर घटी नहीं है, अब आपके पैसे की वैल्यू यहाँ पर कई गुना बढ़ गई है। तो इन 5 जगहों से जितना भी आपका पैसा बच रहा है उन पैसों को आप सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप FD बनवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां से आपके पैसे की ग्रोथ शुरू हो सकती है और आप भविष्य में एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इन 5 खर्चों पर जरूर कंट्रोल करेंगे और आगे आने वाले समय में इन पैसों को बचाकर एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी आप इनमें से कौन कौन से एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं जो आपको आज समझ में आया है कि आपको नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आप बचा सकते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।